दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। जो अभी दो वॉर, एक तो यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है पिछले 4 सालों से, और एक वॉर जो यूएसए इजराइल अगेंस्ट ईरान चल रहा है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सिर्फ भारतवर्ष को ही नहीं, पर पूरे विश्व के सभी देशों को। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि आज हर एक देश को ये लग रहा है कि वो अपनी मिलिट्री पावर, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को, कैपेबिलिटीज़ को वो बढ़ाए। स्पेशली वेस्ट एशिया, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में या जिस कंट्रीज़ में है, उन्हें ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है जिस तरीके से ईरान ने एसिमेट्री वॉर का प्रयोग उनके खिलाफ किया है। तो दैट इज लेसन नंबर 1 कि जो भी देश प्रगति कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक उन्नति के साथ साथ अपने रिसोर्सेज को सुरक्षित करने के लिए, अपनी सॉवरेन राइट्स को सुरक्षित करने के लिए, अपनी ग्लोबल ट्रेड सप्लाई लाइंस को सुरक्षित करने के लिए एक बी फिटिंग मिलिट्री माइट का होना बहुत ही जरूरी है। लेसन नंबर 2 कि एसिमेट्रिक वॉर, कहते हैं कि वॉर और प्यार में सभी चीजें जायज हैं, शाम दंड भेद, स्पेशली वॉर के अंदर। तो ये दूसरा लेसन है, यदि आपको एडवर्सरी को डिफीट करना है तो नो मोर एथिकल वेज, बट यू हैव टू बी वन अप टू योर एडवर्सरीज, that whatever you feel that he is going to utilize the weapons in unethical way against you, you have to do the preemptive strike and the strong enough strikes so that you are crippling the military might of your adversary. तो ये दूसरा लेसन बहुत बड़ा है। तीसरा, आप देखेंगे कि यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से यूक्रेन के पास में नेवी नहीं है, कोई सक्षम एयरफोर्स नहीं है रशिया के खिलाफ, लेकिन फिर भी एक छोटे से देश ने रशिया के खिलाफ जो एक मिलिट्री माइट तीसरे या चौथे नंबर पर माना जाता है, जिसकी इकोनॉमी भी 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, और यूक्रेन के समक्ष वो एक बहुत ही शक्तिशाली देश इकोनॉमिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी माना जाता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इनोवेटिव वेज में बहुत ही चीप ड्रोन्स बनाकर यूक्रेन ने किस तरीके से डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक भी ड्रोन के द्वारा की है, और किस तरीके के विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स बनाए गए हैं जो एक तरीके से जो नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरफेयर हैं, जो बड़े एक तरीके से फाइटर जेट हैं, बॉम्बर्स हैं, उनके खिलाफ भी किस तरीके से इफेक्टिव यूज यूक्रेन ने किया है। इसी तरीके से ईरान ने, आप देखिए कि कैसे अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है। ईरान को पता था कि ऐसी सुपर पावर, नंबर 1 मिलिट्री पावर, नंबर 1 इकोनॉमिक पावर यूएसए के सामने उसकी लड़ने की क्षमता नहीं है, और उसके साथ साथ यदि दूसरी एक और सुपर मिलिट्री पावर जो एक तरीके से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का हब है, किस तरीके से इजराइल और यूएस जो है ना उसके साथ आ रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि ईरान उनके सामने खड़ा हो पाता। तो ईरान ने जिस तरीके से एसिमेट्रिक वॉरफेयर को यूज किया, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से उसने कॉम्बो अपना बनाया, एक तरफ तो बैलिस्टिक मिसाइल्स, और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो होती हैं जो सुपरसोनिक
मिसाइल्स जिनकी स्पीड 5 मैक तक हो सकती है, पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड जो है वो 5 मैक से ज़्यादा और 18 से 20 मैक तक भी वो जा सकती है जब वो अपने री एंट्री फेज में आती है। तो उनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो जब एक तरीके से उसने जो मिसाइल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, वो एक तरह से ग्लाइड व्हीकल्स की तरीके से, तो वो आके एक कॉम्बिनेशन ऑफ बैलिस्टिक और फिर री एंट्री फेज में जब वो पृथ्वी की तरफ टारगेट की तरफ को बढ़ती है, तो वो एक लॉइटरिंग म्यूनिशंस की तरीके से वो अपने को मैन्योर कर सकती है और टारगेट की तरफ बढ़ सकती है, और उनकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। तो वो एक तरीके से क्रूज मिसाइल की तरीके से जाकर अटैक करती है री एंट्री फेज में। उसको डिटेक्ट करना एज ऑन डेट किसी के भी पास में क्षमता नहीं है। लेकिन देखा गया है कि कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स को अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर से जो उसका फ्लोटिला है, उससे जो इंटरसेप्टर्स का यूज हुआ है, उससे कुछ को गिराया गया है। इसी तरीके से कुछ मिसाइल्स को वो इजराइल में आयरन डोम, थाड, आयरन बीम और जो सेम सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनका जो प्रयोग किया गया है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का जो प्रयोग किया गया है, या दूसरे जो और इंटरसेप्टर इजराइल के पास में है उनके प्रयोग करने के बावजूद भी काफ़ी कुछ मिसाइल्स को 30 to 40% को इजराइल नहीं रोक पाया है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने बहुत ही बड़ा, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स ने बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन वो इजराइल में किया है, जो ईरान से 2 से 2,500 किलोमीटर दूर है। तो ये एक बहुत बड़ा सबक सभी के लिए है कि एक चीप ड्रोन जिसमें ईरान ने काफ़ी एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म, इनोवेशन का प्रयोग किया है, और एक सिंपल टेक्नोलॉजी को लगाकर जिस तरीके से वुड, फाइबर और इस तरीके से मटेरियल जिनको डिटेक्ट करना मुश्किल है, जैम करना मुश्किल है, और उनको किस तरीके से स्वाम्स की तरीके से उसने यूज़ किया है, और उसने जो प्रभावशाली तरीके से मिडिल ईस्ट जीसीसी कंट्रीज़ के खिलाफ जो स्ट्रक्चर थे, चाहे वो यूएस के बेसिस थे या एयरपोर्ट्स थे या रिफाइनरीज थी, ऑयल डिपोट्स थे, या और ऐसे होटल्स और सिविल इंस्टॉलेशंस थे जहाँ पे उसको उम्मीद थी कि शायद अमेरिका की फ़ौज वहाँ पे शेल्टर ले रही है, तो किस तरीके से पिन पॉइंट तरीके से वो उसको नुकसान पहुँचा सका। तो नंबर ऑफ ड्रोन्स, टाइप्स ऑफ ड्रोन्स किस तरीके से सिर्फ 30 से 40 हजार डॉलर में, और कहते हैं कि यूक्रेन ने तो उससे भी एक चीप टेक्नोलॉजी लगा ली है जिससे 15 से 20 हजार में ही वो एक ड्रोन्स बना लेता है। और अब एक इंटरसेप्टर भी उसने अपना इनोवेटिव तरीके से यूक्रेन ने बना लिया है, और जिसकी मांग यूएसए की तरफ से ही आई है कि आप अपने इंटरसेप्टर हमें दीजिए। तो देखिए आप, आज एक यूक्रेन जो 4 साल से युद्ध लड़ रहा है, फिर भी उसने किस तरीके से लिवरेज अपने आप को किया है कि अपने फ्रूगल टेक्नोलॉजी से, किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से एक चीपर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए किस तरीके से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, क्षमताओं को बढ़ाया है और एडवर्सरीज के ऊपर अटैक किया है। तो ये बहुत ही बड़ा सबक सभी के लिए है। तो ये भारतवर्ष के भी लिए हैं ये 4 सबक सीखने। तो अब भारतवर्ष को क्या करना चाहिए? सभी ने देखा है, पूरे विश्व ने भारतवर्ष की कैपेबिलिटीज को देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके बाद सभी देश आश्चर्यचकित रह गए थे। लेकिन यूएस ने जिस तरीके से एक कॉम्बिनेशन ऑफ एआई सपोर्टेड
वेपनरी और एआई एल्गोरिथम का यूज करते हुए जिस तरीके से, और साइबर वारफेयर के मिक्स और इंटेलिजेंस वारफेयर का यूज जिस तरीके से अगेंस्ट किया है वेनेजुएला, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किस तरीके अरेस्ट किया, उन्होंने असॉल्ट करने से पहले ही जो एआई ड्रिवन एल्गोरिथम है जिसमें एंथ्रोपिक या और जो एआई की कंपनीज हैं, उन्होंने मिलिट्री को काफ़ी सपोर्ट किया है प्लानिंग में। और जो पहले एक मिलिट्री कमांडर को या थिएटर कमांडर को या नीचे की जो फॉर्मेशंस हैं उसमें उनको टाइम लगता था 5 से 6 दिन का, आज वो 5 से 10 मिनट का टाइम जो है ना एआई एल्गोरिथम को यूज करके आप पता कर सकते हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स की कैसी प्रिसीजन स्ट्राइक जो है ना वो आपकी तरफ आ रही है, किस तरह के काइनेटिक वारफेयर का यूज किया जा रहा है, और उसमें एक रियल टाइम काउंटर मेजर क्या लिया जा सकता है, या किस टारगेट के खिलाफ किस तरीके से, या इंटरसेप्टर को जो कमांड देनी है उसको, मिसाइल्स को या ड्रोन को किस तरीके से गिराया जा सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ weaponry or different weapon systems, they are connected with cyber warfare, electronic warfare, intelligence warfare, and then space warfare। जिस तरीके से सैटेलाइट की इमेजरी का यूज प्रयोग किया है रियल टाइम में, अमेरिका ने फिर एक बार दिखा दिया है कि चाइना कुछ भी अपने को क्लेम करता रहे, लेकिन यूएस आज भी एक मिलिट्री पावर है। और उसने जिस तरीके से विदाउट फायरिंग ए शॉट वेनेजुएला को, प्रेसिडेंट को जिस तरीके से वहां से लिक्विडेट किया, एक तरीके से अरेस्ट करके वहां से जो है ना निकाला, और यूएस उसको अरेस्ट करके ले गए, तो उसमें उन्होंने जो साइबर टेक्निक्स का यूज किया, और कहते हैं कि एक एल्गोरिथम जो क्लॉड जो उसने की है एंथ्रोपिक में, उसमें पिन पॉइंट तरीके से ये पता था कि कहाँ पे कौन है, उसके पास कितने वेपन्स हैं, और किस तरह की स्ट्राइक जो है ना वो उनको इनकैपेसिटेट कर सकती है रियल टाइम में। लेकिन उससे पहले साइबर अटैक करके उन्होंने वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था उसको किस तरीके से ऑफ कर दिया, उसको वो रिपेयर भी नहीं कर सकते थे, वो स्विच ऑन भी नहीं कर सकते थे। तो ये था साइबर वारफेयर। और फिर रियल टाइम इंटेलिजेंस फीड लेते हुए उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी और जीपीएस, इन सभी के कॉम्बिनेशन को कैसे यूज किया, और वहां से तो ये एक बहुत बड़ी क्षमता उन्होंने दिखाई है कि हम कैसे मॉडर्न और लेटेस्ट वारफेयर का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब आइए कि अमेरिका और इजराइल के जो स्ट्राइक्स हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिन पॉइंट तरीके से एग्जैक्ट टाइम पे उन्होंने ईरान के आईआरजीसी के जो फर्स्ट टॉप मोस्ट लीडरशिप थी, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप थी या रिलीजियस लीडरशिप थी, किस तरीके से उसको वाइप आउट किया, किस तरीके से उनको एसिस्नेट किया, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ सैटेलाइट और से नहीं थी। ये एआई एल्गोरिथम में है जो बताती है कि फेशियल एक्सप्रेशन, यदि पर्सन कोई कार में या कहीं पे भी बाहर, यदि वो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे यदि उसकी प्रेजेंस होती है, और फिर उसके बाद में उसकी थर्मल इमेजिंग के साथ साथ एआई एल्गोरिथम का यूज करके उसका पता चल सकता है कि वो कितने फ्रिक्वेंटली जो है ना अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और वो कहाँ पे रहेगा। तो ये ही मानना नहीं है कि सीआईए के एजेंट्स ने और मोसाद ने वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किया था और वो ग्राउंड पे कोई ना कोई आदमी ऐसा था जिसने इंटेलिजेंस शेयर करी, नहीं। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ एआई एल्गोरिथम, एंड दीज एआई एल्गोरिथम में जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने एक बार दिखाया है कि वो एक तरीके से कैंडिड हैं, और उन्होंने टेस्ला के जो एलन
मस्क हैं, उनको भी उन्होंने बुलाया और उनसे भी पूछा कि किस तरीके से मिलिट्री को आप जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी से सपोर्ट कर सकते हैं। तो सारी जितनी टॉप एआई कंपनीज थी वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो ये पांचवा सबसे बड़ा लेसन है कि किस तरीके से सिविल और मिलिट्री फ्यूजन वो यूएस में और इसराइल में है, जिससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने आर्मी के लिए, अपने एडवर्सरी के खिलाफ किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसके साथ साथ अब भारतवर्ष को भी अपनी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को, जैसे मेरा सजेशन ये है और मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं कि ड्रोन के क्षेत्र में काफ़ी स्टार्टअप आए हैं। हम जो है ना वो फॉरेन मेड ड्रोन्स का भी जो है ना इसराइल से करीब मेरे ख्याल से 3 डिकेड से जो है ना हम इसराइल के ड्रोन्स का प्रयोग कर रहे हैं। हमें पता है कि कौन ड्रोन कितना इफेक्टिव है, और अमेरिकन के भी जो है ना 2-3 तरीके के ड्रोन्स का हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो इंडिजिनस ड्रोन्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटीज हैं वो भी आज हमारे स्टार्टअप में हो गई है। लेकिन स्टार्टअप को आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रूव करने के लिए नहीं और यूजर ट्रायल्स देखने के लिए नहीं, जबकि ऐसा हुआ है कि काफ़ी ड्रोन्स का प्रयोग हमने ऑप सिंदूर में किया है जो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा आया है। लेकिन अब इस समय आ गया है कि हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, 6 और 1 साल के लिए नहीं बल्कि लगातार। जैसे रशिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है या यूक्रेन ने भी अपना पैदा कर लिया है, तो उसी तरीके से हमें अपनी मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और इन सभी ड्रोन्स को तरह तरह के, आज हमारा यूको तैयार है प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा या हमारे स्टार्टअप द्वारा डिफरेंट कैटेगरीज के ड्रोन्स को बनाया गया है। डीआरडीओ ने भी बनाया है। तो उन सभी में हमें देखना होगा कौन से ड्रोन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, किसको हम इंडियन आर्मी के लिए यूज कर सकते हैं, किसको हम आईएसआर के लिए यूज कर सकते हैं, किसको सुसाइडल अटैक के लिए, किसको लॉन्ग रेंज के लिए, कितना उसमें एम्यूनेशन जो है ना हम कैरी कर सकते हैं, कैसे उनको स्टेल्थ बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ऑर्डर देके अब हम टाइम आ गया है कि ये टेंडर निकालना या L1 की वेट करना नहीं। अब अमेरिका को जो कैपिटल आउटले इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए बजट में प्रावधान किया है, उससे अलग प्रावधान करना पड़ेगा कि R&D के लिए, डिफेंस से कमिटेड R&D के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो 1 लाख करोड़ रुपीज का जो प्रावधान किया है R&D के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, उससे अलग डेडिकेटेड ऐसे स्टार्टअप को ऑर्डर देने के लिए आपको एक राशि रखनी पड़ेगी। और ये मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख करोड़ होनी चाहिए, जहां पर हम मास प्रोडक्शन कर सकें ड्रोन्स का, और वो भी इफेक्टिव ड्रोन्स का। कम से कम 1 लाख जो है हमारे पास में ऐसे ड्रोन्स होने चाहिए जो शहीद 136, शहीद 137 या एक और जो ट्विन इंजन का जो हैवी ड्यूटी ड्रोन्स बनाया है, जिसमें और एम्यूनिशन की जो कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी है, उसको डबल किया है ईरान ने। तो इस तरीके के, और ये टेक्नोलॉजी बड़ी चीप है, हमारे पास तो उससे भी अच्छे और ड्रोन कैपेबिलिटीज हुई है। लेकिन कोई भी स्टार्टअप, पोटेंशियल स्टार्टअप जिसके पास में पोटेंशियल है इन टेक्नोलॉजी को करने के लिए, उनको ऑर्डर बुक जो है ना उनकी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और ये जमाना नहीं है कि टेंडरिंग का हो, उनकी कैपेबिलिटीज को डिफेंस के पास में जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनको ये एक तरीके से अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि जिस भी प्राइवेट प्लेयर को डेजिग्नेट करें, उनकी कैपेबिलिटीज को करके वो सर्टिफाइड करें कि हमें इन ड्रोन्स की जरूरत है। और फिर ये एक जो 5 लाख करोड़ का कम से कम जो है ना वो जो बजट बनाया है, जिसमें डिफेंस R&D के लिए जितने भी लोग डिफेंस की R&D में और वेपन सिस्टम्स को कर रहे हैं, उसमें उसको दिया जा सके। और सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है ना वो ड्रोन, UAVs, अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, मिजेट्स, जो छोटे सबमरीन है 300 से 400 टन की, जो L&T ने बनाई है,
या इसी तरीके से एमका के लिए भी जो प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, अब उसमें ये नहीं कि आज टेंडर होगा फिर उसके बाद में यूजर ट्रायल और ये, अब टाइम आया है कि किस तरीके से हम मिशन मोड में एक जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको कैसे निकाल दें, जो फाइल धीरे धीरे मूव करती है उनको किस तरीके से जो है ना हम बाहर निकाल दें, और डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है ना पीएमओ को करनी पड़ेगी सारी मिनिस्ट्री की सिनर्जी के लिए। जिस तरीके से हमने न्यूक्लियर सबमरीन का जो हमने एक तरीके से एसबीसी में बनाया है और जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से स्टीयर किया है, तो हमारे में कैपेबिलिटीज है कि हम इस सिविलियन और आर्मी के फ्यूजन को बरकरार रखते हुए मास स्केल पे किस तरीके से डिफरेंट ड्रोन्स जो हमारी बाउंड्री प्रोटेक्शन के ही लिए नहीं, लेकिन कल को जब हमारी इंडियन नेवी के ऐसे फ्लीट जो ड्रोन करियर जो है जो हमें बनाने होंगे और वो कहीं पे भी पूरे विश्व में जो है ना लॉन्च कर सके और वहां तक जाने की क्षमताएं हमारे पास में होनी चाहिए, तो ड्रोन के सभी प्रोजेक्ट स्टार्टअप को हमें पुश करना पड़ेगा। मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि आज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में, मिसाइल डिजाइनिंग में, टेस्टिंग में हमारे पास में सभी तरह की मिसाइल्स बनाने की क्षमता है। वी आर सेकंड टू नन। लेकिन समय आ गया है कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, उन क्षमताओं को कम से कम दुगनी से तिगनी हमें जो है ना बढ़ानी पड़ेंगी। हमें अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स, सैटेलाइट किलर टेक्नोलॉजी और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जिनकी हमने टेस्टिंग की है, और हमने ये भी कर लिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को किस तरीके से ग्लाइड व्हीकल की तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक कॉम्बो ऑफ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स को कैसे एन मास प्रोडक्शन किया जा सकता है, कैपेबिलिटीज को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और उन्हें सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, उनकी सारी सप्लाई लाइफ चेन को किस तरीके सुरक्षित किया जा सकता है। अभी जो डिफेंस एक्विजिशन डीईपी बनी है 26 में, मुझे इसमें ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उसमें एक बिल्कुल क्लियर कट बाउंड्री करी है कि एक तो कंप्लीट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जिनके पास आईपीआर है और जो सिर्फ असेंबल कर रहे हैं उनको आत्मनिर्भर में, उन टेक्नोलॉजीज को आत्मनिर्भरता की तरफ, सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो मिशन है या डिफेंस का जो मिशन है उसमें काउंट नहीं किया जा सकता। हमें एम्फेसिस करना होगा कि हमारी जो वेपनरी है वो पूरी इंडिजिनस हो, और सप्लाई बाहर के देशों से करने पहले हमारे पास में अपने इंडिजिनस मैन्युफैक्चर्ड सभी तरीके के वेपन्स होने चाहिए। और उनको जिस तरीके से हमने पिछले 12 सालों में हमने डिफेंस कैपेबिलिटीज को निसंदेह हमने डबल किया है, लेकिन अभी समय आ गया है कि आज जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं हम उनको डबल किस तरीके से 2030 तक कर सकते हैं। हम ये वेट नहीं कर सकते हैं कि सैफरान के साथ में जो हम इंजन डेवलप कर रहे हैं 110 और 120 केएन का, किलो न्यूटन का, उसके लिए जो है ना हम 1 साल 2 साल इस तरीके से वेट करें। इसी तरीके से जो है ना एम का हमें आउटराइट यदि फंड की जरूरत है, जैसे मैंने बताया एक इमरजेंसी फंड जो है ना 5 लाख करोड़ का, अदर देन कैपिटल आउटले, अदर देन द जो प्राइवेट के लिए आरएनडी का दिया है, अब वो समय आ गया है कि बजट और ऑर्डर बुक जिसमें L1 नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को, फाइल जो क्लियर्स होती है मिनिस्ट्रीज में वो बिल्कुल उनको क्लियर करने में मिशन मोड में आना चाहिए। और हर जैसे HAL हो या जिस तरीके से हमारे शिपयार्ड जो है ना वो चर्न आउट कर रहे हैं, और 56 शिप्स जो है ना हमारे वो डिफरेंट स्टेजेस में, जिनको हम काफ़ी शिप्स को जो है ना इस साल के अंत तक जो है ना हम काफ़ी शिप्स को कमीशन करेंगे और अगले साल फिर 13 से 15 शिप जो है ना इस तरीके से करेंगे। तो मेरे ख्याल से 30 से 35 शिप जो है ना हम 2027 तक ही कर लेंगे। और हमारा जो एक संकल्प है कि 2030 तक जो है ना वो 200 प्लस, क्योंकि हमारे पास में करीब करीब 145 से 150 वॉरशिप्स हैं, तो 200 का हमारा मिशन होना चाहिए वो 2030 तक। इसी तरीके से
जो राफेल हम ले रहे हैं, या हमें जो यदि डिसीजन लेना है SU-57 में, तो ये बहुत ही एक मिशन मोड में जल्दी से जल्दी होना चाहिए। फ्रांस के साथ में हमारी वार्तालाप जो है ना, शीघ्र ही ये जो ऑर्डर है 114 राफेल खरीदने का, और उसमें से 98 यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर होंगे, इसको एक्सपेडाइट करना होगा। और मिसाइल्स के लिए हमें सभी तरह की मिसाइल्स जो हैं, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी नंबर ऑफ मिसाइल्स को, आज हमारे पास में ब्रह्मोस जो है वो एक ब्रह्मास्त्र है, तो उसका नंबर हमें बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें खुद को सस्टेनेबल होना होगा, सेल्फ रिलायंस जो है ना हमारी होनी होगी सभी बाउंड्रीज पे, और युद्ध करने के लिए हमारा दूसरा आता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। जिस तरीके से हमने दिखाया है कि आकाश तीर या आकाश मिसाइल का जिस तरीके से हमने प्रयोग किया है, या दूसरी सरफेस टू एयर मिसाइल्स, या हमारे पास में ये भी अब कैपेबिलिटीज हैं कि किस तरीके से हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी उसको दो फेज में गिरा सकते हैं। एक तो ये है कि जब बूस्ट फेज है, जब वो बाहर के स्पेस तक जाती है, तो वहीं पे उसको जो है ना गिराया जा सके। इसका मतलब वहां पर जो उसकी स्पीड है वो थोड़ी कम रहती है, तो हमें ऐसी मिसाइल्स बनानी पड़ेंगी, ऐसे इंटरसेप्टर बनाने पड़ेंगे जो उससे ज़्यादा अधिक गति से जो मिसाइल को हम साथ के साथ रियल टाइम में लॉन्च कर सकें, और रियल टाइम में लॉन्च करके उसको हम गिरा सकें। फिर दूसरी हमारे पास में ये भी आना चाहिए कि जब वो आयनोस्फीयर में जस्ट अबाउट टू एंटर, तो वहां पे हम उसको इंटरसेप्ट कर सके। और इनके लिए जरूरत है कि रियल टाइम में जो स्पेस का जो नाविक या जीपीएस या स्टारलिंक का जिसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, हमें देखना पड़ेगा हमारा जो IACCS है उसमें हम एआई की एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं। लेकिन अब वो एआई एल्गोरिथम एक तरीके से इस तरीके से होनी चाहिए जैसी एंथ्रोपिक मैंने बनाई है, जहां पर एडवर्सरी की लीडरशिप के मोमेंट्स को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। आज वो फेशियल रिकग्निशन मूवमेंट इन द सिविल सोसाइटी जिस तरीके से लीडरशिप की होती है, उनके व्हीकल्स, थर्मल सिग्नेचर्स और दूसरी तरीके के सिग्नेचर्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, उनका भी देखना पड़ेगा। और जो सुदर्शन चक्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, वो सिर्फ हमें अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बचाने के लिए नहीं, हमें सिर्फ अपनी कैपिटल या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बचाने के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे जितने भी सिटीज़ हैं उसमें जो हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिसमें काफ़ी लोग रहते हैं, जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे डैम्स हैं या हमारी फैक्ट्रीज हैं, उन सभी को हमें सोचना पड़ेगा कि उन्हें भी हमें सेव करना पड़ेगा। और निसंदेह मुझे बोलने में कोई संशय नहीं है कि हमारा एडवर्सरी जो है ना चाइना है, और चाइना के पास में करीब 500 के करीब शिप्स हैं। चाइना के पास में 65 के करीब जो है ना सबमरीन है, जिसमें से 25-30 न्यूक्लियर प्रोपेल्ड हैं। उसके पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और अभी जो है ना चौथा और पांचवा एयरक्राफ्ट कैरियर भी वो बहुत ही फास्ट स्पीड से, उन्होंने जिस तरीके से डिफेंस के वेपनरी को बहुत तेज गति से बनाया है, और उनके पास में बहुत ही बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी बहुत बड़ा जखीरा है। तो इन सभी को काउंटर करने के लिए हमें अपनी मिसाइल फोर्स, रॉकेट फोर्स, और एक तरीके से जो यूएवीज या युकाउस या अनमैन्ड अंडर व्हीकल्स, अंडर वाटर व्हीकल्स या अनमैन्ड लैंड व्हीकल्स, इन सभी के का प्रयोग और इन कॉम्बिनेशन में करना होगा। एआई एल्गोरिथम्स को खुद डेवलप करना पड़ेगा, और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मार्केटिंग करने के लिए बाद में सोचना होगा। पहले हमें खुद सेल्फ सफिशिएंट होना होगा, और ये टारगेट 2030 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हर एक प्रोजेक्ट जो है ना उसकी क्रिटिकलिटी को देखकर अब हमें मिशन मोड में हर एक प्रोजेक्ट को करना है। और जैसे मैंने कहा कि चाहे वो इंडियन आर्मी के लिए हो, इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए हो, या इंडियन एयर फोर्स के लिए हो, कोस्ट गार्ड के लिए हो, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हो,
इन सभी को, या स्पेस वेपन्स के लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वेपन्स के लिए हो, अंडर वाटर वारफेयर के लिए हो, या इंटेलिजेंस वारफेयर, सुपर इंटेलिजेंस वारफेयर जो है ना ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। मैं अपने रिकमेंडेशंस इस तरफ भी दे चुका हूं। देयर मस्ट बी ए डिपार्टमेंट ऑफ सुपर इंटेलिजेंस जहां पे IWEW, साइबर वारफेयर, काइनेटिक वारफेयर एंड देन स्पेस वारफेयर, इन सभी को एक साथ जो है ना स्ट्रेटेजिक कमांड के साथ में हमें अपने स्ट्रेटेजिक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अब मिशन मोड में किस तरीके से तेज गति से आगे बढ़ाया जा सकता है। और जैसे हमारे बाबा कल्याणी भारत फौज है या और दूसरे जो वेपन सिस्टम्स की कंपनी है जिनका पोटेंशियल है, जो हमारी मिलिट्री, हमारी तीनों विंग या स्ट्रेटेजिक फोर्सेज उसको यूज कर सकती है। अब उनको L1 का नहीं देखना चाहिए। कहीं पे भी जहां पे भी इनोवेशन को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो पहले R&D फंड, तो जैसे मैंने कहा कि कम से कम 5 लाख करोड़ का जो एक इमरजेंसी डिफेंस फंड बनाया जाएगा, स्ट्रेटेजिक फंड उसको हम कहेंगे, और उसमें हम हर साल जो है ना ऐड करते जाएंगे। अभी हमें सभी प्रोजेक्ट को मिशन मोड में, चाहे वो एक तरीके से तेजस मार्क 1 हो, तेजस मार्क 2 हो, कावेरी इंजन डेवलपमेंट हो, कावेरी डेरिवेटिव इंजन का प्रयोग युकाओं में हो, या और दूसरी तरीके के जो हैं वो यूएवीज में हो, अंडर वाटर उसमें किर्लोस्कर जो है ना जिस तरीके से मैरीन इंजन बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर्स का प्रयोग जो है ना वो ड्रोन्स के अंदर जो है ना कुछ हमारे प्राइवेट प्लेयर स्टार्टअप करने जा रहे हैं। तो इन सभी टेक्नोलॉजीज का अमलगम करने के लिए जरूरत है कि आज हमारा डिफेंस R&D बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो हमारा DRDO बजट है वो भी हमारा बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे अलग जो है ना हमारा इमरजेंसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड जो है कम से कम 1 लाख करोड़ का आना चाहिए, जहां पे हम जितने भी हमारे पोटेंशियल स्टार्टअप है और सभी जगह, चाहे वो HAL हो या और कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके साथ में हमें एक जो है ना एक लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके किसी ना किसी सीनियर ऑफिसर्स या फिर डिजाइनर्स जो मिलिट्री से, और नेवी आर्मी और एयरफोर्स के काफ़ी इंजीनियर टेक्निकल जो है ना वो IIT और IB कॉलेजेस से आ रहे हैं, वो टेक्नोक्रेट हैं। ये कहीं पे भी यदि उनका यूज हो सकता है उनका यूज होना चाहिए। सिविल एंड मिलिट्री फ्यूजन जो है ना। अगली मेरी रिकमेंडेशंस ये है कि जितने भी AI के एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड ओवर से, जो इंडियंस हैं, किस तरीके से हम एक टैलेंट को जो है ना आकर्षित कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने ये सुझाव दिया था कि अब 1-2 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर्स रखने से काम नहीं चलेगा। अब हमें जिस तरीके से चाइना ने 1000 सुपर इंटेलिजेंस टेक्नोक्रेट की एक फौज खड़ी करी है और उनको सभी सुविधाएं दी हैं, तो अब इस तरीके से अभी मैंने देखा था कि एम का प्रोजेक्ट के लिए HAL या प्राइवेट प्लेयर्स ने या किसी ने भी जो है ना, जो नए टेक्नोक्रेट के लिए एक तरीके से उसमें टेक्निकल टैलेंट को लेने के लिए उसमें उनकी जो बेसिक पे है वो 60,000 से शुरू होती है। नहीं, कोई भी हमारे IIT के पास आउट्स या ऐसे टेक्नोक्रेट जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अब ऐसे टैलेंट को हमें कम से कम 1,000 नहीं, यदि चाइना 1,000 रख रहा है तो हमें कम से कम 2 से 5,000, मेरा तो मानना ये है कि हमें फंड्स को चैनलाइज करना पड़ेगा और उनको ऐसी R&D फैसिलिटीज को डेवलप करना पड़ेगा जो हमारी वर्ल्ड क्लास हो। हमें उस प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना पड़ेगा और उनकी पे आउट्स को बढ़ाना पड़ेगा जिससे वो डेडिकेटेड तरीके से काम कर सके। और ये बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए कि प्राइवेट प्लेयर्स भी और गवर्नमेंट भी साथ साथ जो है ना, सारे संस्थान जो है ना एक साथ एकजुट होकर हमें अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग को और डिफेंस कैपेबिलिटीज को जो आज हमारी हैं उसको डबल करना पड़ेगा। ये मैंने अपनी बुक में भी जो है ना ये विकसित भारत @2047 में भी लिखा था कि पिछले 12 सालों में हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज डबल हो गई हैं, लेकिन हमें इन्हें 2030 तक
फिर दोबारा दुगनी करनी है। पहले हमारे पास में 11 साल थे, 11 या 12, लेकिन अभी हमारे पास में 4 साल हैं। तो किस तरीके से करना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास में सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, अब टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले टेक्नोक्रेट जो है ना, उनको कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसी एआई की फौज हमें तैयार करनी पड़ेगी, ऐसी एल्गोरिथम जो रियल टाइम में वो वॉर सिचुएशन जो है ना, सिचुएशनल अवेयरनेस, द वे द वॉर प्रोसीड्स, optimum utilization of resources, synergy of all the resources, and as I said, our space, rocket and missile force, जिसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, IW, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, IACCS को किस तरीके से इंटीग्रेट करके और अपने नंबर ऑफ आकाश मिसाइल्स को और आकाश तीर सिस्टम्स को, सभी जितने भी हमारे सिटीज़ और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हमारी लाइफलाइन जो हमारे FMCG की हैं या हमारे फार्मास्यूटिकल की हैं, इन सभी को, जो लाइफलाइन को सस्टेन करने के लिए, या हमारी ऑयल इंस्टॉलेशंस है, हमारे थर्मल प्लांट है, हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इन सभी को सुदृढ़ करना होगा। अपने डैम्स हैं, इन सभी की सुरक्षा के लिए जो सुदर्शन चक्र है उसको हमें अचीव करना होगा 2030 तक ही। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन भारतवर्ष ने जिस तरीके से अप्रत्याशित तरीके से पिछले 12 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन में, या उनकी पूरी कॉम्पिटेंट टीम ऑफ मिनिस्टर्स, या हमारे डिफेंस मिनिस्टर, या हमारे गृह मंत्री, या हमारे और सभी मिनिस्टर, चाहे वो पीयूष गोयल जी हो, अश्वनी जी हो, जो भी इन्वॉल्व हैं, हमारे DRDO की सभी लैब्स, या हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ISC, IITs, NITs, ये सभी CSIR की लैब, अब समय आ गया है कि हमें ब्यूरोक्रेटिक टेप को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। हमें फाइल पे बैठने की आदत को बिल्कुल ब्रेक करना पड़ेगा। एक प्रैग्मेटिक डिसीजन के लिए मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन लीडरशिप का एक तरीके से फ्यूजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें AI फौज को करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट में वी कैन नॉट compromise, but we have to have the best. Today we are having semiconductor mission of India. We are having AI mission. We are having quantum mission. We are having robotic mission. तो all these are being pushed, लेकिन उनको बहुत ही तेज गति से हमें बढ़ाना होगा। अपने जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, कोस्टल बैटरीज हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें करना होगा। आज हमारे पास में दस्तक आई है कि अमेरिका ने भी दिखा दिया है कि किस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में वो आ सकते हैं, और एक शिप को, चाहे वो हमारे टेरिटोरियल वाटर से अलग हो, लेकिन ये एक तरीके का हमारे पास में आप कह सकते हैं मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग चाइना के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है। इंडिया को समझना पड़ेगा कि ये मैसेजिंग यदि अपनी इंडियन ओशन रीजन में अपनी कैपेबिलिटीज को पैदा करना है, तो इंडियन नेवी को, अभी तो 56 शिप्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय नौसेना में जो हमारे ISR के लिए जो P-18 हैं, या और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कम से कम जो भारतीय नौसेना की जो डिमांड है 24 से 30, वो हमारे पास में 2030 तक ही होने चाहिए। एक ड्रोन कैरियर, जिस तरीके से हम एयरक्राफ्ट कैरियर, एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमें जो है ना बनाना चाहिए, और अब हमें ये वेट नहीं करना चाहिए, हमें न्यूक्लियर प्रोपल्ड बनाना चाहिए, और कम से कम 85,000। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है ना उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के जो है ना मोमेंट्स कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको एक कैपेबिलिटीज़ है कि अपने देश की बाउंड्रीज से, अपने टेरिटोरियल वाटर से निकलकर आपको एडवर्सरी से यदि वो युद्ध कहीं पे भी विश्व में करना पड़े, तो वो कैपेबिलिटीज अब हमें पैदा करनी पड़ेंगी। और उनके लिए सबसे पहला जो पोटेंट मोस्ट स्टेल्थ वेपन ऑफ इंडियन नेवी इज, इन माय ओपिनियन, वो सबसे पहले है हमें SSBN, जो हमारी अब INS अर्धमन कमीशन होने वाली है इस महीने या अगले महीने, जो 7,000 टन की है, लेकिन उससे बढ़ाकर जो हमारी
एक तरीके से S4 या जो हमारी SSBN है, S4 SSBN, जिसको हम 13,000 और ट्विन न्यूक्लियर प्रोपेलर इंजन से चलाएंगे, उसको जल्दी से जल्दी ही हमें मिशन मोड में हमें अपनी प्रोडक्शन लाइन को SBC में और LNT के साथ में बढ़ाना पड़ेगा। LND को भी पुश देना पड़ेगा कि वो कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने के लिए उतरे, और उनका जो एक मिजेट जो सबमरीन बनाने का है, जो डिज़ाइन उन्होंने परफेक्ट किया है 300 से लेके 400 और 500, उसको पुश करना पड़ेगा उसमें जो है ना वेपन कैरिंग कैपेसिटी को। और वो एक तरीके से अनमेंड एक ऐसा होगा जिसमें काफ़ी वेपन्स को कैरी किया जा सकता है। तो इन सभी कैपेबिलिटीज को देखकर अपने एडवर्सरीज के खिलाफ जो है ना हमें वन मैन अप मैनशिप ही नहीं, बल्कि एक वॉर को हम सस्टेनेबल तरीके से करते रहें, लगातार करते रहें, जिससे बीच में हमारे पास में सप्लाई चेन का कंस्ट्रेंट्स ना हो। तो जितना भी सप्लाई चेन है वो मिलिट्री प्रोडक्ट्स का, उसको हमें सेल्फ रिलायंस पैदा करनी होगी। और उसके लिए अब हम पैसों की कटौती और कहीं से हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा R&D, हमारा टॉप क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाना, और स्किल डेवलपमेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं। किसी भी स्कीम में, चाहे वो अप्रेंटिसशिप स्कीम हो या प्रधानमंत्री कौशल योजना हो या और कोई भी योजना हो, अभी हमें जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हमें बेस्ट टैलेंट चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि चाइना ने तो सिर्फ 1,000 ही, अभी हमें सुपर इंटेलिजेंस को जो बनानी है, जो फ्यूजन करेगी मिलिट्री के साथ में वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज के लिए, वो हमारे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठेंगे, सिचुएशनल अवेयरनेस करेंगे, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और पूरा किस तरीके से एक ISR जो है ना वो बाउंड्रीज से अलग भी जो है ना AI एल्गोरिथम को यूज कर सकें। और कल को जब क्वांटम टेक्नोलॉजी का फ्यूजन भी AI की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, और उसी तरह से डिफेंस ओरिएंटेड LLM को बनाने के लिए, लैंग्वेज कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, या अपने सप्लाई चेन के या सर्विसिंग के जो है चीज़ें बनाने के लिए, और जो हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं और जिसमें IITs के लोग इन्वॉल्व हैं, अब उनको करना पड़ेगा कि वो डिफेंस ओरिएंटेड कैसे प्रोजेक्ट्स में जो है ना वो आ सकते हैं, किस तरह की LLM और AI एल्गोरिथम जो है वो टक्कर दे सकें, चाहे वो एंथ्रोपिक हो या टेस्ला से हो या मेटा से हो या माइक्रोसॉफ्ट से हो या और कोई AI, ओपन AI हो। इन सभी की जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो क्लाउड हो या कोई और हो, उसी के बराबर की हम प्रोडक्ट्स को बना सकें। इन कैपेबिलिटीज को पैदा करने के लिए 1,000 ही नहीं, 5,000 लोगों को कैंपसेस में रखकर एक डेडिकेटेड R&D और उनको ट्रेन किया जाना चाहिए, जिससे वो मिलिट्री के सपोर्ट सिस्टम में आ सके। मिलिट्री लीडरशिप को जितने भी सिविल और प्राइवेट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लाइजन के लिए उसको तैयार किया जा सके, जिस तरह से हम एक कंपोजिट जो हमारे वॉर थिएटर्स हैं यहाँ पे सीखना होगा कि किस तरीके से इवन एडवर्स कंडीशन, मोस्ट एडवर्स कंडीशन में भी जिस तरीके 31 प्रोविंशियल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स एंड सेल्फ सस्टेन ईरान ने बनाए हैं और उनका प्रयोग किया है, इसको भी हमें दिमाग में जो है ना एक लर्निंग लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे मेरे कि व्हाट आर द लेसन्स लर्न फ्रॉम दिस ऑनगोइंग वॉर्स। One is Ukraine against Russia, and the another one is which is enter into the third week, and today is 20th day has commenced. That what are the lesson learned for India or any nation? But we are Nisandeh the third largest economy now. Already from 4th to 5th we have moved, and we are third military power. Definitely we are among the superpower. And if we are looking for the way we have done the FTAs, the way we are maintaining our pragmatic foreign policy, the way our leader has a vision for a Viksit Bharat, अब उसमें ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है
और हमें अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज का एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के साथ में रिसोर्सेज का करते हुए और L1 की प्रक्रिया और फाइल डिले के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और हमारे मिलिट्री कमांडर्स, CDS, NSA, इन सभी को एक तरीके से इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमें करना पड़ेगा कि हम डेफिनेटली इस तरह की शक्ति के रूप में उभरें, इकोनॉमिक शक्ति के साथ साथ, कि हमारी मिलिट्री माइट इतनी हो कि कोई भी एडवर्सरी, मे बी एनीवन हु just does not think to attack or to compromise our maritime trade or any kind of an damage or any kind of adverse situation creation against India. Till next, दोस्तों, मैं फिर रिसर्च करने के बाद आपके समक्ष आऊंगा, लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करिए, सर्कुलेट करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।